वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। और आपको बता दूं, फिजिकल एजुकेशन जिस प्रकार से हिंदी सब्जेक्ट होता है, जिस प्रकार से अंग्रेजी, जिस प्रकार से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही एक सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन होता है। ठीक है, वो को करिकुलर में जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ते हैं वो अलग है। लेकिन एक फिजिकल एजुकेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी आपको इसका पेपर देना होता है फिजिकल एजुकेशन का, ये अलग सब्जेक्ट के रूप में। तो उसके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको शारीरिक शिक्षा के तत्व के बारे में आपको जानना होगा। आपके पेपर का क्या नाम है? शारीरिक शिक्षा के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये पेपर नंबर आपके पेपर का नाम है। इसका सिलेबस भी अगर आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में आ सकती हैं उनके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो ये महासंग्राम वीडियो है। महासंग्राम वीडियो से आप लोग परिचित होंगे, इससे पहले अगर आपके और सब्जेक्ट के पेपर हुए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। तो एक रिवीजन क्लास के तौर पर आज का वीडियो है और बहुत ही बारीकी के साथ तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। ये प्रश्न आने का पूरा लगभग 200% चांस आप मान सकते हैं कि है ये प्रश्न आना एकदम से तय है। ठीक है, अब फिजिकल एजुकेशन है क्या? अब ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा तो लिखेंगे क्या? तो कई सारे विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा की या फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा अपने अपने हिसाब से दी है, अपने अपने विचारधाराओं के माध्यम से दी है। भारत की बात करें तो भारत की शारीरिक शिक्षा का जो भारत रहा है वो पितामह रहा है। और खास करके अगर बात की जाए शारीरिक शिक्षा के पितामह भारत के जो रहे हैं उनका नाम है हैरी क्रोबक। तो हैरी क्रोबक महोदय, या कहीं कहीं पर आपको केवल बक महोदय लिखा मिलता है। तो हैरी क्रोबक ये पितामह है। किसके पितामह हैं? फिजिकल एजुकेशन के। कहाँ के पितामह हैं? तो भारत के पितामह हैं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा उन्होंने दी, कहा कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के कार्यक्रम का एक भाग होता है। एक ऐसा भाग होता है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा बालक को विकसित तथा सुशिक्षित किया जाता है। शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा बालकों के शारीरिक विकास की संपूर्ण शिक्षा दी जाती है। बालकों को कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये भी एक शारीरिक शिक्षा का ही भाग है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा शारीरिक कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है उसमें, क्योंकि शारीरिक कार्यक्रम वह साधन होता है तथा उन्हें इस प्रकार चुनकर कराया जाता है शारीरिक कार्यक्रमों को कि इनका प्रभाव बालक के संपूर्ण जीवन पर पड़े और बालक हेल्दी रहे, बालक स्वस्थ रहे। इस तरीके से अ, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक सभी प्रकार के अंग जो होते हैं उन क्रियाओं से विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप योगा करेंगे या आप फिजिकली कुछ चीज़ करेंगे तो इससे केवल आपका शरीर बनेगा। शरीर के साथ साथ बुद्धि, मस्तिष्क और संवेग इत्यादि का विकास भी होता है। यानी एक तरफ तो शरीर आपका बढ़ेगा, शरीर की मसल्स बढ़ेंगी, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको और भी चीज़ों में इम्प्लीमेंट मिलेगा। आप और भी चीज़ों को इंक्रीज होता हुआ देखेंगे अगर आप योगासन करेंगे, या आप नाना प्रकार के जो योग में चीज़ें बताई जाती हैं या शारीरिक क्रियाएं तमाम प्रकार की जो करते हैं लोग, उससे तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास होता है। तो ऐसा समझना कि केवल शारीरिक विकास ही होता है फिजिकल एजुकेशन में, तो ऐसी बात नहीं। मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है और नैतिक मूल्यों का विकास भी शारीरिक क्रियाओं को जैसे जैसे आप करते हैं आपके अंदर नैतिक मूल्यों के जो गुण होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। तो ये जिस क्रिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं, उसी क्रिया के समूह को या उसी क्रिया के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है। क्लियर? AR वेमेन महोदय कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह अवस्था होती है, एक अवस्था के रूप में उन्होंने
डिनोट किया शिक्षा, शारीरिक शिक्षा को। कहा कि शिक्षा की एक अवस्था होती है या वह अवस्था होती है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास और प्रशिक्षण किया जाता है। मतलब उसकी जो ट्रेनिंग होती, प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग, और पूर्ण विकास मतलब होता है होल डेवलपमेंट। मतलब उसका होल डेवलपमेंट क्या होता है, पूर्ण विकास क्या होता है। पूर्ण विकास दैट मीन्स शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और इसी के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विकास की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो पूर्ण विकास मनुष्य का केवल शारीरिक वृद्धि होना नहीं है, बल्कि उसके साथ ही साथ शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी ठीक ठाक रहे, इस पर भी शारीरिक शिक्षा ध्यान देती है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा एक अवस्था होती है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा शरीर के तमाम प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। योग हो गया या सपाट हो गया, डिप हो गया, तमाम प्रकार के, आजकल तो जिम वगैरह चल गई है। तो इन सभी के माध्यम से व्यक्ति का पूर्ण विकास और प्रशिक्षण व्यक्ति को दिया जाता है। ये वेमन महोदय, AR वेमन महोदय कहते हैं। इसके बाद में CC कोवेल महोदय आते हैं। वो कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में एक परिवर्तन करती है, या वह परिवर्तन होती है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, किसके मोटिवेशन से, क्योंकि आपकी मसल्स बढ़ रही हैं, आपकी शरीर अच्छी खासी है, तो आपकी दिमाग भी कहीं ना कहीं पे बढ़ रहा है उसके साथ साथ, क्योंकि आपके दिमाग पर भी प्रेशर पड़ता है और वहाँ पर भी उसको भी एक प्रकार से बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो CC कोवेल इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करते हैं। तो ये रही कुछ विद्वानों की परिभाषाएं शारीरिक शिक्षा की, जो कि आप आसानी से अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में उन परिवर्तनों का योग माने यहाँ पर वो योगा नहीं कि जो आप प्राणायाम ये सब करते हैं, वो इस योग का तात्पर्य यहाँ पर है जोड़ से। ठीक है, तो व्यक्ति के तमाम प्रकार के परिवर्तनों को इकट्ठा मिला लें, उसको शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अच्छा, इस योग में क्या शामिल है, जो क्या करते हैं, जो उसे गति क्रियाओं के अनुभव से प्राप्त होता है। जो योग होता है वो तमाम प्रकार की क्रियाएं करते हैं और गतिज क्रियाएं करती हैं, इसमें उनके शरीर जो होती है वो काम करती है। तो उन्हीं अनुभवों से प्राप्त होता है, खास करके शारीरिक शिक्षा में जो परिवर्तन होते हैं वो। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम होती है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अनुसार मांसपेशियों से संबंधित कार्यकलापों के माध्यम से बच्चे को शिक्षित करना, बच्चे का विकास करना है, विकसित और बच्चे को उन्नत बनाना होता है। शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से की जाने वाली या दी जाने वाली शिक्षा समग्र बच्चे की शिक्षा होती है, और इसका चयन संचालन इस प्रकार से किया जाता है कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक माने इमोशनल, मानसिक माने मेंटल, शारीरिक माने फिजिकल, नैतिक माने आपका क्या होता है मोरल। ये मोरल, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सारे प्रकार के डेवलपमेंट पर अच्छा प्रभाव डालता है शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा ये होती है, शारीरिक शिक्षा से ये तात्पर्य रहा। ठीक है, बिल्कुल फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग सेशन को अटेंड, जितने भी लोग कर रहे हैं इस समय, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, क्या मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, सारी चीज़ क्लियर है, वॉइस, वीडियो विजिबिलिटी, वॉइस क्वालिटी सब क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, ओलंपिक शपथ क्या है। आपसे ये प्रश्न जरूर पूछेगा, ओलंपिक शपथ के बारे में बताएं। तो ओलंपिक खेलों में खास करके ओलंपिक शपथ होता है, ओलंपिक मसाल होती है। ठीक है, तो ओलंपिक शपथ है क्या, तो खेल शुरू होने से पूर्व जो मेजबान देश वो होता है जहां पर खेल करवाया जा रहा होता है। जैसे कि अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो मेजबान देश कौन था इसमें, इंडिया था, क्योंकि इंडिया में वो खेला जा रहा था क्रिकेट। क्लियर, तो मेजबान देश जो होता है खेल शुरू होने से पूर्व या पहले मेजबान देश का प्रतिनिधि भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की ओर से शपथ दोहराते हैं। क्या शपथ होती है, कि हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में वफादारी, विनियमों का पालन करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, यानी ऐसे नियम, ऐसी वफादारी जो कि ओलंपिक खेलों को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं, बिना नशीली दवाओं का प्रयोग किए हुए, खेलों के गौरव के लिए व अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना से इन खेलों में हम भाग लेंगे। तो ये एक प्रकार से जब खेल शुरू होता है ओलंपिक का, उससे पहले ये सारी चीज़ें करवा ली जाती है, शपथ हर एक खिलाड़ी लेता है। ठीक है, तो
तो मेज़बान देश का प्रतिनिधि जो होता है, लेने वाले जितने भी खिलाड़ी होते हैं, सभी खिलाड़ियों की ओर से शपथ को दोहराया जाता है और शपथ कुछ इस प्रकार से होती है ताकि जो है जो खेल की मर्यादा है उसको वो बनी रहे, खेल के जो नियम है उनका पालन हम करें, इसलिए शपथ दिलवाई जाती है। आप कोई भी काम करेंगे तो उससे पहले आपको शपथ दिलवाई जाती है, तो ठीक इसी प्रकार से ओलंपिक खेलों में भी शपथ का एक विधान है। आगे देखिए, तो ये होती है ओलंपिक शपथ। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रमंडल युवा खेल से क्या मतलब है या क्या तात्पर्य है, या राष्ट्रमंडल युवा खेल है क्या? तो ऐसे आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो आप घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट के अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल युवा खेल जो था वो एडिनबरा जो कि स्कॉटलैंड में है वहाँ पर हुआ था 2000 ईस्वी में। गर्मियों में खास करके राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन की सहायता के साथ ये संपन्न हुआ था। इनमें 15 देशों के 18 साल से कम उम्र के जो खिलाड़ी थे, लगभग 597 खिलाड़ी, उन्होंने भाग लिया था और 8 खेलों में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। 8 खेल हुए थे, 15 देश के लोगों ने भाग लिया था, 18 साल के कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे, 597 खिलाड़ी लगभग इसमें भाग लिए थे, जो कि 8 खेलों में अपने प्रदर्शन को दिखाए थे। ये खेल थे, खास करके जो खेल थे, खास करके 8 खेल, उन खेलों में खास करके जो राष्ट्रीय या राष्ट्र युवा मंडल का या राष्ट्रमंडल युवा खेल है, उसमें 8 खेल शामिल थे। 2000 में जब ये खेल हुआ था गर्मियों के महीने में, उसमें जिसमें आपके 597 खिलाड़ी थे जो कि 18 साल से कम उम्र के थे, इसीलिए इसको युवा खेल कहा जाता है राष्ट्रमंडल का। 15 देशों के 18 साल से कम उम्र के 597 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। 8 खेल में उसमें उन्होंने दिखाया था। 8 खेल जो थे उसमें पहला खेल आपका था, उस खेल का नाम है एथलेटिक्स, ठीक है। दूसरा है तलवारबाजी, तीसरा है फील्ड हॉकी, चौथा है जिम्नास्टिक, पांचवा है स्क्वॉश, छठा है आपका रैकेट और सातवां है तैराकी। इसके अलावा आपका आठवां है टेनिस और एक है वेट लिफ्टिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए 8 खेल मुख्य रूप से थे, लेकिन ये एक आध खेल और उसमें इंक्लूड था। तो इस प्रकार से ये खेल थे जो कि राष्ट्रमंडल युवा खेल में शामिल थे उस समय जब 2000 में ये खेल संपन्न हुआ था। समझ में आ गई होगी बातें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न है ओलंपिक मशाल, ओलंपिक टॉर्च से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है? तो ओलंपिक खेलों, जब ओलंपिक खेल समारोह होता है तो उसमें खास करके आप देखते हैं तमाम प्रकार के लोग, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होती है, बहुत सारे क्राउड होता है, बहुत सारा। तो ओलंपिक खेल समारोहों से भरे होते हैं, जैसे कि अब उस समारोह में मार्च किया जाता है, ध्वजा फहराई जाती है, पदक प्रदान किया जाता है, राष्ट्रीय गान होता है। शायद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है लाइटें और ओलंपिक मशाल। ओलंपिक मशाल ऐसे आप लोगों ने अभी देखा होगा, क्रिकेट विश्व कप आप में से सभी लोगों ने देखा होगा, ओलंपिक बहुत कम लोग देखते होंगे, लेकिन वर्ल्ड कप तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप आपने देखा तो उसमें बीच में देखते हैं नहीं कि लाइटिंग करते थे, मतलब उसमें थोड़ा सा क्या करते थे, लाइटिंग वगैरह करके उसमें माँ तुझे सलाम वाला गाना बड़ा फेमस हुआ था इसमें। तो वही चीज़ ओलंपिक मशाल में भी कुछ इस तरीके से होता है। मशाल का प्रयोग ओलंपिक ज्वाला को जलाने के लिए होता है, जो खेलों के दौरान लगातार जलती रहती हैं। ज्वाला 1928 के ओलंपिक में शामिल की गई थी, जो ज्वाला जलती ओलंपिक मशाल जो होती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का संस्थापक बैरोन डी कोबार्टिन एम्स्टर्डम जो है यानी नीदरलैंड में है, वो एम्स्टर्डम में हुआ था, नीदरलैंड में जो है। ओलंपिक के दौरान अत्यधिक बीमार ये हो जाते हैं बैरोन डी कोबार्टिन, इसीलिए उन्होंने खिलाड़ियों को, मतलब खिलाड़ियों और भाग लेने वाले अन्य सभी को एक संदेश भेजा था, कि अपने संदेश में उन्होंने कहा था कि पुनर्जीवित की गई ओलंपिक भावना की ज्योति को वे सदा जलाए रखें। और यही कारण है कि ओलंपिक मशाल जो है, जब खेल होता है तो ओलंपिक मशाल जलाई जाती है। मशाल माने आग जो होती है, आपने अगर अखंड ज्योति देखी होगी तो अखंड ज्योति में एक मशाल होती है, तो वही होती है मशाल, जो कि हाथ में एक पकड़ने वाला होता है और उस पे उसके ऊपर जो है मशाल जलती रहती। पहले मशाल ही जलती थी, पहले बल्ब वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो आज तक भी वही चीज़ें, जो इसके जनक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं ओलंपिक खेलों के, बैरोन डी कोबार्टिन, ठीक है, नीदरलैंड के थे, एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड के वो थे बैरोन डी कोबार्टिन। तो उन्होंने एक प्रकार से जब वो बीमार हो गए थे तो उन्होंने कहा था खिलाड़ियों से कि ये मशाल हमेशा जलाए रखना, ठीक है। तो इसीलिए वो मशाल आज तक भी जलती है ओलंपिक खेलों में।
आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सुयोग्यता का क्या अर्थ है, स्पष्ट करें। सु माने होता है अच्छी, योग्यता माने एबिलिटी, ठीक है। तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा को ही या दशा या तथ्य को ही सुयोग्यता कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप इसको समझ गए होंगे कि भाई शारीरिक मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वही सुयोग्य है, ठीक है। वही आपका कैसा है, वो आपका एबल है, एबल और अच्छा एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, आसन क्या है। आसन एक प्रकार से जो व्यक्ति आसन लेता है, आसन कई प्रकार के होते हैं, तो आसन क्या है। शरीर को किसी विशेष स्थिति के साधने को आसन कहा जाता है। एक अच्छा आसन वह आसन होता है भैया जिसमें शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से काम कर सके, सभी अंग विश्राम की अवस्था में हो, तनाव से पूर्णता मुक्त हो। इस प्रकार आसन किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष स्थिति में बैठना या खड़े होना या चलना या भागना या सोना भी हो सकता है तथा विशिष्ट आकृति के धारण करने को हम आसन कहते हैं। उचित आसन स्वस्थ और पुष्ट शरीर तथा अनुचित आसन अस्वस्थ और अपुष्ट शरीर का परिचायक होता है। अगर आसन आपका ठीक है तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, आसन बेकार आपने चुन लिया तो आपका गलत हो जाएगा, फिर शरीर पुष्ट नहीं रहेगा, शरीर आपका अपुष्ट हो जाएगा, शरीर आपका अस्वस्थ हो जाएगा। तो शरीर मतलब आसन का सीधा सा मतलब होता है किसी कोई व्यक्ति है वो कोई स्थिति में बैठ जाए किसी स्थिति में तो वो भी एक आसन होगा, खड़े हो जाए, चले, भागे, सोए, तो ये सब एक प्रकार से किसी विशेष आकृति को बना करके खड़े हो जाए या बैठ जाए, तो वो सब आसन ही होता है जो कि आपको आपके हर एक अंग को विश्राम दिलाता है, ठीक है। शारीरिक आसन दो प्रकार का होता है, एक होता है उचित आसन गुड पोस्चर और दूसरा होता है अनुचित आसन बैड पोस्चर, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आसन होते हैं शारीरिक आसन। आठवां क्वेश्चन से आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 100% ये प्रश्न आएगा। प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसको आप WHO शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू माने वर्ल्ड, एच माने क्या बोलते हैं वर्ल्ड, एच माने होता है हेल्थ और ओ माने होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक संस्था है। आपको बता दूं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय 6 स्थानों पर हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO की, जिसकी सहायता से पूरे संसार में सभी देशों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा पाता है WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक इसके प्रधान होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्रियाकलापों की निर्देशात्मक तथा समन्वय करने वाली एक संस्था है। अभी कोरोना काल में WHO ने बड़ी मदद करी है विभिन्न देशों की। या कोई स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर से भी बड़ी संस्था नहीं है, बल्कि एक विश्वव्यापी एक ऐसी सहयोगी संस्था है ये जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्र स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि कर सकते हैं एक और इसके लिए अभिवृद्धि के लिए एक दूसरे की मदद भी करते हैं देश, जैसे जिसके पास ज़्यादा डॉक्टरी की चीज़ें हैं या ज़्यादा चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, तो वो दूसरे देशों को उपलब्ध करवाता है, खास करके वो WHO को देता है। WHO वो अन्य देशों को जिसको ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है। और WHO का मुख्य कार्य है कि विभिन्न देशों की उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना, उनमें मजबूती लाने में सहायता देना, अनुरोध करने पर संस्था अपने चिकित्सा जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका दल जो होता है रोग नियंत्रण के लिए भेजे जाते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा परामर्शी और सुधारात्मक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है WHO के द्वारा। WHO एक प्रकार से जैसे अभी कोरोना काल था, विश्वव्यापी बीमारी थी, इस समय भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई वहाँ के डॉक्टरों ने WHO के, ठीक है। और बहुत सारे भारत देश ने बहुत मदद करी लोगों की। तो ये है आपका WHO। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 9वां प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है भाई, तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, चौतरफा विकास करना, चौमुखी विकास करना। शारीरिक विकास, मेंटल विकास यानी मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, सभी प्रकार के विकास को इंक्लूड करता है शारीरिक शिक्षा। 10 नंबर प्रश्न आप देखेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी 1984 ईस्वी में हुई थी। बच्चों की छोटी उम्र में ही प्रतिभा की खोज करने व खेलों का स्तर बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी, ठीक है। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तो ऑब्जेक्टिव में सारे प्रश्न बनेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया, तो भारत ने सबसे पहले 1928 में भाग लिया था, एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भाग लिया था 1928 में भारत ने सबसे पहले।
12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो 2024 में पेरिस में खेले जाएंगे, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस में होगा खेल, ठीक है, 2024 में ओलंपिक खेल। क्लियर? आगे देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, खेल पुरस्कार स्पोर्ट अवार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जो कि उन खिलाड़ियों और कोच या प्रशिक्षक कोच बोलते हैं प्रशिक्षकों को जो ट्रेनिंग देते हैं उनको दिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाते हैं, जो मेडल दिलवाते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड में कई प्रकार के अवार्ड होते हैं, जैसे कि उसी अवार्ड का एक प्रकार होता है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड क्या है, प्रश्न आपसे बनेगा, अर्जुन अवार्ड क्या है भैया? अर्जुन अवार्ड एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। तो ये सब अवार्ड होते हैं। अर्जुन अवार्ड जो होता है खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है एक। अर्जुन को आप जानते होंगे, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि उनको मिलती है महाभारत काल में, तो इसीलिए द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ गुरु थे उस समय के। हालांकि भगवान परशुराम जी थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने ज़्यादा लोगों को शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम ने केवल 3 लोगों को शिक्षा दी थी, जिनमें द्रोणाचार्य खुद भी शामिल थे। द्रोणाचार्य उनके शिष्य हैं परशुराम जी के, भीष्म पितामह और अंगराज कर्ण। ये 3 लोगों को शिक्षा दी थी, और इन 3 लोगों को मारने के लिए आपको बता दूं छल का प्रयोग किया गया महाभारत में। मतलब इन तीनों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा रणनीति बनानी पड़ी थी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं। आप देखिए, जिसको मारने के लिए भगवान स्वयं लग जाएं, आप सोचो कितना बलवान होगा वो, कितना जो है चतुर होगा वो प्राणी। तो अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी होता है उसको मिलता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ धनु मतलब वो होता है गुरु होता है उसको मिलता है, कोच होता है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, और खास करके यह भारत सरकार ने सन 1961 में प्रारंभ किया था इसको देना। यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को वर्ष के खेल के आधार पर दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का अच्छा प्रदर्शन करता है। इस पुरस्कार की सिफारिश अनुमोदन जो करता है भारतीय खेल समिति की भिन्न भिन्न नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन तथा एसोसिएशन करती हैं कि भाई कौन सा खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद में उसको पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार महाभारत के अर्जुन की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है, और प्रशस्ति एक पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट, और 5 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। भारत सरकार एक विशेष समारोह में यह पुरस्कार वितरित करती है। यह समारोह राष्ट्रीय भवन मतलब राष्ट्रपति जो भवन है उसमें करवाया जाता है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वही पुरस्कार वितरण का उत्तरदायित्व निभाते हैं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात करें तो यह पुरस्कार उन खेल प्रशिक्षकों को यानी कि कोचेज को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है या गुरुओं को दिया जाता है, जिनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों या टीम ने राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था देना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से 2-3 बन जाएंगे। इस पुरस्कार में कई प्रकार की वस्तुएं दी जाती है। एक तो द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, और 5 लाख रुपए इसमें भी दिए जाते हैं, और एक प्रशस्ति पत्र या जिसको सम्मान पत्र या सर्टिफिकेट बोलते हैं वो दिया जाता है। यानी कि तीनों में सेम ही चीज़ें, अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 5 लाख रुपए, और वही चीज़ें अर्जुन की वहाँ पर प्रतिमा थी कांस्य की, और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, ठीक है। आगे देखें, 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और सभी दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, तो एकदम से विश्वास करके पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। और आगे आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो आने वाले समय में सेकंड सेमेस्टर में आप जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, तो सभी में आपको फिजिकल एजुकेशन का मैं अलग से वीडियो इसी प्रकार से बनाऊंगा, मॉडल पेपर दूंगा, सिलेबस को पढ़ाने का काम करूंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारा दूसरा चैनल है BA करेकर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल के मुख्य उद्देश्य बताएं। तो ओलंपिक खेल के कई सारे उद्देश्य होते हैं। अब उद्देश्य जब पूछा जाए, विशेषताएं पूछी जाए, कारण पूछा जाए, परिणाम पूछा जाए, लाभ पूछा जाए, हानि पूछी जाए, ठीक है, प्रभाव पूछा जाए, तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। आप अगर हेडिंग आपको याद है तो हेडिंग टू हेडिंग लिख सकते हैं, तो हेडिंग टू हेडिंग अगर नहीं याद है तो आप पॉइंट टू पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, प्रतियोगियों में, प्रतियोगी मतलब जो कंपटीटर्स हैं या जो खिलाड़ी लोग भाग ले रहे हैं ओलंपिक में, उनमें निष्ठा, भाईचारा और टीम की भावना को जागृत करना, ये पहला उद्देश्य है ओलंपिक का। दूसरा उद्देश्य है विश्व के सभी राष्ट्रों का ध्यान शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के मूल्यों को समझाने के लिए, खास करके या समझने के लिए ओलंपिक खेलों को आयोजन किया जाता है। तीसरा उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व, चरित्र और नागरिकता के गुणों का विकास करना।
ओलंपिक का ये भी एक उद्देश्य रहा है। चौथा उद्देश्य भैया अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय भावना और शांति का विकास करना। ये भी एक ज़बरदस्त तरीका रहा ओलंपिक खेलों के माध्यम से, चूँकि खेल जो होते हैं दो देशों के आपसी संबंध को मधुर बनाते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना ताकि वह खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिता सके, तो इसलिए ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। क्लियर? आगे देखें तो ये उद्देश्य हैं इसके। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्या है? बहुत जबरदस्त प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। स्वास्थ्य क्या है भैया? स्वास्थ्य मनुष्य समाज का आधार स्तंभ होता है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान भी कोई उपकार नहीं कर सकता। समस्त ज्ञान विज्ञान निष्फल सा हो जाता है अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हालांकि ये बताते हुए मुझे बड़ा दिक्कत महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भी स्वास्थ्य के मामले में बड़ा पीछे रहा हूँ। स्वास्थ्य हमारा भी ठीक ठाक नहीं रहता है। हालांकि मैं बहुत दुबला पतला हूँ, लेकिन ऊर्जा की कमी नहीं होती कभी। लेकिन बच्चे जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मौज लेते हैं, कभी कभी कहते हैं सर जी कुछ खाया पिया करिए। हालांकि वो ठीक कहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बात कि अगर स्वास्थ्य है तो ही जीवन है। ठीक है, तो हेल्थ इज वेल्थ। ओके, स्वास्थ्य ही धन है। और सच ही कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, आपका कार्य क्षेत्र कोई भी हो, विचार कुछ भी हो, जीवनचर्या कैसी भी हो, अस्वस्थ शरीर सदा ही आपकी उन्नति व विकास की राह का रोड़ा बन जाता है। इसके विपरीत यदि स्वास्थ्य ठीक है तो व्यक्ति कठिन से कठिन व विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन का मार्ग जो है उत्साहपूर्वक अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। यदि शरीर रोगों से ग्रस्त होता है तो बीमारियों से लोगों को लड़ना पड़ता है, बीमारियों से पीड़ित हो जाता है तो मनुष्य स्वतंत्रतापूर्वक जीवन का उपभोग नहीं कर पाता, मनुष्य दवाइयों के सहारे आगे बढ़ता है और ऐसी स्थिति में फिर वो जिंदा लाश बन करके मनुष्य रह जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्वास्थ्य। आगे देखें, अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ और परिभाषा बताएं। बड़ा जबरदस्त प्रश्न परीक्षा में आपके आएगा। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या और परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग उनकी आदतें, मतलब लोग खुद की आदतें, अपना दृष्टिकोण और ज्ञान बदलने के पश्चात अच्छे स्वास्थ्य हेतु मार्ग चुनते हैं कि भाई किस मार्ग पर चलें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ये चीज़ें मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा में सिखाई जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सफलता मुख्यतः समुदाय से संप्रेषण या संप्रेक्षण कला पर निर्भर है। इस देश में अधिकांश बीमारियों का कारण है भारत देश में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों की अज्ञानता, चूंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देता, न उसके नियमों को लोग जानते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य संबंधी ज्ञान और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी रीति नीतियों में के अंतर को पाटना है। मतलब कि स्वास्थ्य के सिद्धांतों को लोगों के मस्तिष्क में भरना कि भाई स्वास्थ्य के ये नियम है, ये कायदे हैं और इसी पर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, उनकी दिनचर्या में उन चीज़ों को लागू करना है जो अभी तक उनके जीवन में नहीं रही है। ठीक है, ये है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य। जे एफ विलियम्स महोदय कहते हैं कि स्वास्थ्य जीवन का एक गुण होता है, एक क्वालिटी होती है, एक ऐसी क्वालिटी या एक ऐसा गुण होता है जीवन का जो कि क्या करता है, मनुष्य को उच्च स्तर पर जीने और सर्वोत्तम सेवा करने के एबल बनाता है या योग्य बनाता है। उसके लिए उसके अंदर क्षमता का विकास करता है जिससे मनुष्य उच्च स्तर का जीवन जी सके, सर्वोत्तम जीवन जी सके, सर्वोत्तम सेवा करने की योग्य मनुष्य हो सके। तो स्वास्थ्य जीवन का एक ऐसा गुण होता है और इसी स्वास्थ्य के गुण का अध्ययन स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ये बात विलियम्स महोदय कहते हैं, जे एफ विलियम्स। WHO कहाँ पीछे रहने वाला इस मामले में? WHO आता है, कहता है कि भैया विलियम्स महोदय तुमने ये बात बोल दिया लेकिन आपने नहीं सोचा कि अभी WHO बैठा है। तो कहा भाई हाँ ठीक है, आप तो एक संस्था हैं, आप तो बता ही सकते हैं कि भाई ये स्वास्थ्य क्या होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा परिभाषा आई कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था की पूर्ण अवस्था होती है। मतलब स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि आप शरीर से केवल हष्ट पुष्ट है तो आप स्वस्थ हैं, ना 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 ना, आपका मस्तिष्क भी ठीक ठाक तरीके से काम करे, आपका सामाजिक आचरण या चरित्र भी ठीक ठाक तरीके से होगा, तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ माने जाएंगे। केवल शरीर स्वस्थ होने से आप ये मत समझ लीजिए कि आप स्वस्थ हो। ठीक है, समझ रहे हैं? केवल पेट बाहर निकलने से आप मोटे नहीं हो जाते हैं। पतला व्यक्ति भी अच्छा होता है, उसकी मानसिक संतुलन, पतला व्यक्ति का मतलब ये नहीं भाई पेट निकलना तो एक अलग बात है, बीमारी हो गई एक। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, जैसे खली जी को आपने देखा था तो बहुत लंबे हैं वो, बहुत, तो उनको विशालकाय की बीमारी थी, लेकिन आप देखिए उन्होंने कितना अच्छे तरीके से उसका यूज़ किया और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, द ग्रेट खली। ओके, तो
आगे देखें तो मेंटल लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक शिक्षा का स्वास्थ्य शिक्षा से क्या संबंध है? स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के आयोजन में बालक के विकास पर बल दिया जाता है और दोनों शिक्षा में बालक के हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो। ठीक है, क्योंकि साधारणतः स्वास्थ्य संतुलित आहार तथा स्वच्छ वातावरण के अतिरिक्त व्यायाम प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। शारीरिक शिक्षा में आहार, नींद, विश्राम तथा साफ सफाई, स्वच्छता, इन सभी के महत्व तथा दुर्घटनाओं से बचने के उपाय भी बताए जाते हैं। भाई शारीरिक शिक्षा में यही सब तो बताते हैं कि भाई आपको कितना खाना है, कितना नींद लेनी है, कितना विश्राम करना है, कितनी साफ सफाई रखनी है, कैसे स्वच्छता रखनी है, ठीक है, दुर्घटनाओं से कैसे बचना है, ये सब स्वास्थ्य शिक्षा या शारीरिक शिक्षा में बताया जाता है। स्वास्थ्य के सिद्धांतों पर अमल करने से व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, जो एक अच्छे स्वास्थ्य का द्योतक है। स्वास्थ्य शिक्षा में इस तथ्य का भी ज्ञान दिया जाता है कि व्यक्ति के शरीर पर व्यायाम क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना व्यायाम और व्यायाम के बिना स्वास्थ्य का विकास लगभग दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। शारीरिक शिक्षा की ही स्वास्थ्य का सोपान है और यही जीवन का अनुशासन है। मतलब जैसे अगर स्वस्थ हैं आप तभी आप व्यायाम कर पाएंगे और व्यायाम करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखें 20 नंबर पुरस्कार। पुरस्कार क्या होता है? अवार्ड्स। तो जहाँ तक संभव होता है स्पर्धा के संपन्न होने के तुरंत बाद पदक प्रदान कर दिया जाता है। जब परिणाम घोषित किए जाते हैं तब पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को विजय मंच पर बुलाया जाता है। प्रथम रहा प्रतिभागी मंच पर बीच में खड़ा होता है और जो सबसे ऊंचा होता है द्वितीय पुरस्कार विजेता दाईं ओर उसके खड़ा होता है, जबकि तृतीय स्थान वाला जो खिलाड़ी पाने वाला जो खिलाड़ी होता है वो उसके बाईं ओर खड़ा होता है। जान मान लेते हैं कोई पहले नंबर पर व्यक्ति आया, वो एक प्रकार से यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब उसके दाहिने ओर जो होगा, अब इसका दाहिना कौन सा होगा? इसका दाहिना जो होगा इधर होगा, तो यानी कि एक खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा होगा जो कि सेकंड नंबर पर होगा। ठीक है, और उसकी बाईं तरफ जो खड़ा होगा वो जो द्वितीय नंबर वाला खिलाड़ी होगा, मतलब कि जो 3 नंबर ये, 2 नंबर ये और फर्स्ट नंबर ये, तो ऐसे तीनों लोग मंच पर खड़ा होते हैं जो किसको विजय मंच बोलते हैं। ठीक है, तो बाईं ओर खड़ा होता है विजेता। जन सम्मान में अपना शीश जो होता है झुकाते हैं और आईओसी का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित किए गए प्रतिनिधि से वह प्रमाण पत्र ग्रहण करते हैं। विजेता के देश का ध्वज वहाँ के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ फहराया जाता है। स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण मिलता है फर्स्ट वाले को, रजत मिलता है सेकंड वाले को और कांस्य मिलता है थर्ड वाले को। ठीक है, इसके साथ प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर आए खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। हालांकि जो प्रतिभागी चौथे और पांचवें और छठे स्थानों पर रहते हैं उन्हें केवल प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि मेडल उनको मिलता है जो केवल 3 में आते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बाकी चौथे, पांचवें और छठे को भी उसको सांत्वना के लिए उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपने इतना अच्छा किया। ठीक है, ये होते हैं पदक। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ओलंपिक ध्वज क्या है? ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक में जो झंडा होता है वही होता है ओलंपिक फ्लैग, और यह ओलंपिक ध्वज 1914 ईस्वी में बैरोन डी कार्बाटिन के द्वारा बनाए गए मॉडल पर आधारित है। इसे प्रथम बार 1920 के एंटवर्प, खास करके बेल्जियम में पड़ता है ये, वहाँ के ओलंपिक में फहराया गया था यह ध्वज। सफ़ेद रेशम का बना होता है ये झंडा। ध्वज के बीच में एक दूसरे से जुड़े विभिन्न रंगों के 5 छल्ले बने होते हैं। जो 5 छल्ले मैत्री भाव को लिए हुए हैं, क्योंकि 5 छल्ला जो है 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लाल रंग ऑस्ट्रेलिया को, हरा यूरोप को, पीला एशिया को, नीला अमेरिका को और काला अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें मैत्री भाव दिखाता है एक प्रकार से, जो 5 रंग होते हैं। रंग नीला, मतलब नीला रंग एक होता है, एक पीला रंग, एक काला, एक हरा और एक लाल रंग होता है। 5 छल्ले इस प्रकार बने होते हैं। डब्लू के आकार का एक प्रकार से छल्ले बने होते हैं। छल्लों के 5 रंग जो होते हैं 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। देखें यहाँ पर लाल रंग, मैंने जो भी आपको बताया, लाल रंग ऑस्ट्रेलिया को, हरा रंग यूरोप को दर्शाता है, पीला रंग एशिया को, नीला रंग अमेरिका को, ठीक है, और काला रंग जो होता है अफ्रीका को दर्शाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लोग आप देखते हैं लाल कलर के कुछ होते हैं, कुछ जो है लाल टाइप के। हरे लोग यूरोप के लोग आप देखते हैं कुछ हरा टाइप का उनके चेहरे पर होता है खास करके इसलिए, या और काले अफ्रीका के लोग होते हैं, नीला अमेरिका में आप देखते हैं। ठीक है,
और पीला एशिया के लोग आप देखते हैं पीले कलर के, लगभग आप चाइना के लोगों को देखेंगे, आप उत्तर भारत के लोगों को देखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो रंगों का जो सिलसिला बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं पे उनके जो प्रजातीय विभेद है उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रख करके जो है कुछ बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसका अलग भी अपना महत्व है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखें तो ये चीजें हैं। इसके अलावा नीला छल्ला ध्वज स्वयं के निकट बाईं ओर सबसे ऊपर होता है। नीला छल्ला जो होता है सबसे ऊपर इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका, आप देख जानते हो कि भाई अमेरिका, तो अमेरिका देश भी ठीक ठाक देश है, सबसे बड़ा देश माना जाता है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन से प्रतीक प्रतीक स्प्रिट, स्प्रिट को बोलते हैं प्रतीक। प्रतीक मतलब कुछ चीजें होती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं किसी को। राष्ट्रमंडल खेलों का कोई भी समान प्रतीक नहीं होता। हर वर्ष आयोजन करने वाले देश अपने मुताबिक इस प्रतीक को चुनते हैं। इस वर्ष भारत में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक जो था उसका प्रतीक था शेरा। शेरा का तात्पर्य है शेर से। इसका पदार्पण मेलबर्न के राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में किया गया था। शेरा को शौर्य, साहस, शक्ति और भव्यता की निशानी माना जाता है और नारंगी और काली पट्टियों वाला शेर भारत की भावना को प्रकट करता है, जबकि इसके शौर्य की कहानी खिलाड़ियों को अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की भावना से भर देती है। शेरा को बड़े दिल वाला माना जाता है जो सभी को आए और खेलने की भावना से भर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रतीक होता है। हर देश में अलग अलग प्रतीक की व्यवस्था की जाती है। जब नया खेल होता है तो उसमें प्रतीक किया जाता है, ठीक है, मतलब एक प्रतीक रखा जाता है और इसी टाइप का एक लोगो होता है। जो लोगो होता है कि प्रतीक तो हो गया शेरा, लेकिन एक लोगो, जैसे आपने हमारा देखा होगा, तो हमारा एक प्रकार से जो लोगो है वो क्या है, लोगो बना होगा, उस पे जो आपको फोटो दिख रही है वही लोगो होता है, ठीक है। तो लोगो जो है प्रतीक की तरह ही इसका लोगो भी समान नहीं रहता है। अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से लोगो भी फिट करते हैं। हालांकि इसके समान प्रयोग के लिए संघ राष्ट्रमंडल देशों का लोगों का ही उपयोग करता है। इस वर्ष वाले खेलों में आप देखते हैं लोगों के लिए रूप में चक्र का प्रयोग किया गया था। चक्र जो है भारत की स्वतंत्रता, एकता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चक्र चूंकि भारत में सुदर्शन चक्र सबसे बड़ा अस्त्र माना जाता था, ठीक है, और सदैव चलते रहने की याद दिलाता है कि भाई हमेशा गतिमान रहो। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में भी चक्र रहता था तो हमेशा वो गतिमान रहता था। ऊपर की ओर सक्रिय या सतरंगा चक्र मानव आकृति में दर्शाया गया है, जो एक गर्भोन्नत और रंग बिरंगे राष्ट्र की वृद्धि को ऊर्जा देने के लिए भारत के विविध समुदायों को एक साथ लाने का प्रतीक है। तो ये भी एक तरीका होता है ताकि जो है अपने अपने हिसाब से प्रतीक और लोगो एक अपने अपने जहां पर मेजबानी जो देश कर रहे होते हैं वो फिट करते हैं, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है भाई? ड्रग्स नशीले पदार्थों में सर्वाधिक घातक जहर होता है। इसे बनाने के लिए अनेक नशीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है ड्रग्स को बनाने के लिए, जैसे चरस, गांजा, इसके अलावा एलसीडी, हीरोइन, स्मैक या ब्राउन शुगर, मैरिजुआना, ये सब एक प्रकार से चीज़ों का प्रयोग करके ड्रग्स जैसा नशीला पदार्थ बनाया जाता है। और यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मेरा मंतव्य नहीं कि मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, लेकिन ये चूंकि आपके सिलेबस में संकलित है तो एक जानकारी के पर्पज से मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। इस नशीले पदार्थ का सेवन ज़्यादातर बड़े शहरों में लोग करते हैं, जिसमें 14 से 20 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। इसके सेवन से मस्तिष्क की कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं, शरीर बहुत सुस्त सा पड़ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, मानसिक शांति व आनंद मिलता है। इसके सेवन से शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है, मांसपेशियां धीरे धीरे अपना काम बंद कर देती, मतलब बहुत नुकसानदायक चीज़ है ये, ठीक है। शरीर आपका पूरा बर्बाद कर देता है, आपके शरीर को अंदर से अंदर खोखला करता जाता है। मांसपेशियां धीरे धीरे आपका अपना काम बंद कर देती हैं। आँखों के नीचे का हिस्सा जो होता है आपका काला, यानी डार्क सर्कल आपके आँखों के नीचे पड़ जाते हैं। भूख कम लगने लगती है। व्यक्ति धीरे धीरे मौत के कगार तक पहुंच जाता है अगर वो ड्रग्स का सेवन करता है। तो आप जानिए कि ये भाई जानलेवा चीज़ होती है, तो इसको बिल्कुल भी उपयोग ना करें, ठीक है। हाथ जोड़ करके विनती है, तो इसका प्रयोग जो है बिल्कुल भी ना करें। खास करके जो बड़े शहर के लोग हैं वही बच्चे करते हैं, हम और आप तो इसको देखने को भी नहीं मिलता, और खास करके भगवान ना करें कि ऐसा हो कि हम उसको देखें कभी जीवन में, ठीक है। तो इससे बचे रहेगा। किसी भी प्रकार के नशे के प्रोडक्ट से हमेशा बचे रहें, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे पौष्टिकता क्या है। तो भोजन का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है और हमारे शरीर की एक मौलिक आवश्यकता है। घर, कपड़ों तथा अन्य सुविधाओं के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, परंतु भोजन के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। मानव दिन रात सर्दी गर्मी सुख दुख होते हुए भी अपनी जीविका के लिए प्रयत्न करता है, जीवित रहने के लिए भोजन लेता है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें यह ज्ञान है कि कौन कौन सा और कैसा भोजन किस समय खाना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए कितना गुणकारी भोजन कितना है, कितना हानिकारी भोजन है, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो इसी चीज़ के ज्ञान को पौष्टिकता बोलते हैं। पौष्टिकता में एक मुख्य रूप से 6 तत्व शामिल है पौष्टिक तत्वों में। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है वसा, एक है विटामिन, एक है खनिज लवण और एक है जल। ये 6 तत्वों का संतुलित तरीके से भोजन में होना ही पौष्टिकता का द्योतक होता है। ठीक है, जिसको संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार उस भोजन को कहते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपेक्षाओं को तृप्त करता है। इसमें भोजन के सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सम्मिलित होते हैं और पौष्टिक तत्व जैसे मैंने आपको बताया 6 पौष्टिक तत्व हैं वो उचित मात्रा में होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सब उचित अनुपात में होते हैं। खनिज लवण, तो इन सभी को ध्यान में रख करके ये खाना निर्धारित किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसमें आपकी जीवन शैली कैसी, आप ज़्यादा काम कर देते हैं या कम काम करते हैं, आप स्त्री हैं पुरुष हैं, नहीं आपका मतलब आपकी लिंग, आपकी आयु, आप कितने साल के हैं, उसके हिसाब से खाना आपको दिया जाना चाहिए। काम करने की स्थिति क्या है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपका भोजन निर्धारित किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं संतुलित आहार। किसी व्यक्ति के दैनिक आहार की आवश्यकता के लिए कोई नियम नहीं बनाए जा सकते। भोजन के विभिन्न घटकों की मात्रा और अनुपात विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। सामान्यतः अगर देखें उदाहरण के रूप में, तो एक व्यक्ति को अपने शरीर का सही संचालन बनाए रखने के लिए लगभग 3200 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता एक दिन में पड़ती है और यह कैलोरी ऊर्जा भोजन के विभिन्न तत्वों के सही संयोजन से मिलनी चाहिए। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 1:1:3 का अनुपात होना चाहिए। अगर 1 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हैं तो 1 ग्राम वसा लें, तब आप 3 ग्राम प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट लें, ये होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपको शरीर को ऊर्जा देता है, वसा भी आपके शरीर को मोटी बनाती है और ऊर्जा देती है। प्रोटीन जो होती है आपके शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती है, कोशिकाओं को बनाती है, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करती है, शरीर की पुष्टता को बढ़ाती है प्रोटीन। खनिज लवण जो होता है और विटामिन जो होती है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शरीर की बनावट और कार्य के स्वरूप के अनुसार ये अनुपात एक प्रकार से वो भिन्न होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका है संतुलित आहार। एग्जाम में प्रश्न आएगा, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है पतंजलि योग सूत्र के बारे में बताएं। पतंजलि योग सूत्र क्या है भैया? पतंजलि योग सूत्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पतंजलि ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को व्यवस्थित स्वरूप दे करके एक सूत्र में संकलित किया, उसी को पतंजलि योग सूत्र कहा जाता है। योग सूत्र की लोकप्रियता और महत्व कभी कम नहीं रहा, जिसके कारण से हर समय में हर काल में भिन्न भिन्न रूपों में इसकी व्याख्याएं होती आई हैं, जो योग सूत्र के अर्थों को स्पष्ट करती रही हैं, जिनके माध्यम से सूत्र रूप में किसी लिखी व्यापक सैद्धांतिक जानकारी को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। पतंजलि के योग सूत्र में योग के विभिन्न बड़े बड़े सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो योग के बारे में अगर बात करते हैं तो पतंजलि को आप नकार नहीं सकते हैं। पतंजलि बड़े ही विद्वान आदमी थे और योग सूत्र के प्रणेता आचार्य हैं। ठीक है, आगे देखेंगे घेरंड संहिता। घेरंड संहिता भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसको जानते भैया। घेरंड संहिता की अगर बात करें तो महर्षि घेरंड जो थे वो अपनी योग विद्या का उपदेश तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसमें योग का सबसे बड़ा बल उन्होंने बताया कि योग जो होता है सबसे बड़ा बल होता है। साधक इस योग बल से ही उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है और इसके योग को घटस्थ योग के नाम से जानते हैं। महर्षि घेरंड के योग को घटस्थ योग कहा जाता है। इसमें सप्तांग योग की व्यवहारिक शिक्षा दी गई है। इसमें खास करके सप्तांगों में पहला है आसन, दूसरा है आपका मुद्रा, तीसरा है प्राणायाम, चौथा है आपका नेति और चौथा है मतलब पांचवा है धौती। ये सब 5 क्रियाएं जो हैं ये हैं। ठीक है, इसके अलावा आदि क्रियाओं का विशद वर्णन मिलता है। ठीक है, योग, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नेति, धौती ये सब एक प्रकार से ये इनके सप्तांगों में आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है जीवन शैली कार्य को स्पष्ट करें। तो जीवन शैली की अगर बात करें तो जीवन शैली जीवन जीने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, जीवन को आगे बढ़ाने का एक तरीका होता है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को या पॉइंट ऑफ व्यू को प्रतिबिंबित करता है, उसको दिखाता है कि भाई नैतिक मूल्य लोगों को क्या है
और उनका दृष्टिकोण, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये दिखाता है उसकी जीवन शैली। ठीक है, जीवन शैली के द्वारा हम किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज एंड पॉइंट ऑफ व्यू को परखते हैं, जानते हैं। ठीक है, आगे समझें। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक पुष्टि, फिजिकल फिटनेस क्या है? शारीरिक पुष्टि का अर्थ व्यक्ति में उचित शरीर रचनात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक संबंधित क्षमताएं होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति कठिन कार्यों को दबाव या कठिन कार्यों के दबाव की परिस्थितियों में लंबी समय तक या लंबी अवधि तक सुचारू रूप से काम कर सके। यही होती है फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस। जैसे आजकल आप लोग विराट कोहली की बात करते हैं कि भाई विराट कोहली जी की फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त है, और इसी फिटनेस के को लेकर के पाकिस्तान के बहुत सारे लोग दीवाने हैं। एक लड़की पाकिस्तान की बड़ी दीवानी है विराट कोहली की, बहुत मधुर बोलती है, बड़ा अच्छा बोलती है वो, मैंने देखा उसको। तो आप देखें विराट कोहली यूं ही नहीं फेमस हैं कि उन्होंने शतक मार दिया इसलिए फेमस हैं, शतक मारा तो मारा, लेकिन उनकी फिटनेस देखें, इतने उम्र में बंदा आप देखें कि कितनी स्पीड के साथ भागता है, कितनी स्पीड के साथ उछलता है, आप देखो उसको कभी। और मतलब जानने गेम को चलाता है वो, ऐसे देखें उसको, कभी कभी देखा आपने उसको ग्राउंड पर, कभी डांस भी करता है, और उसका नाम कोई लेता है खिलाड़ी में, लोग मतलब मौज देते नहीं खिलाड़ी की, खिलाड़ियों की जो ग्राउंड में बैठे लोग होते हैं कि भाई ऐसी हो वैसी हो, मतलब तो उसको लेकर के बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट निभाते हैं वो। तो विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मेरे हिसाब से, उनके जैसा फिटनेस किसी के पास नहीं है, शारीरिक पुष्टि उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, और आप देखते हैं बड़े लंबे समय तक खेलते रहते हैं। तो यह पुष्टि कार्य की प्रकृति, नेचर, व्यक्तिगत शारीरिक आकार, आयु और लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक पुष्टि के अनेक अंग होते हैं, भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाओं शारीरिक पुष्टि के प्रत्येक अंग का अलग अलग मात्रा में विकास करती है। उदाहरण के तौर पर ऐसी क्रियाएं जिनमें निरंतर गतियां होती हैं, जैसे तैराकी और दौड़ों में हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि जिम्नास्टिक के द्वारा लचक में वृद्धि होती है। शारीरिक पुष्टि के अवयवों या अंगों में अभिप्राय उन बातों तथा आधारों से है जिस पर या जिन पर शारीरिक पुष्टि टिकी रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बातें वह शर्तें हैं जिनके आधार पर हम यह तय करते हैं कि व्यक्ति विशेष को शारीरिक रूप से किस सीमा तक उपयुक्त या फिजिकली फिट कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे ये क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखें, खेल का समाजशास्त्र। खेल के समाजशास्त्र की अगर बात करें तो वैकल्पिक वैकल्पिक रूप से या ऑब्जेक्टिव रूप से अगर देखें तो खेल समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता है। समाजशास्त्र का एक उप अनुशासन है खेल, जो सामाजिक घटना के रूप में केंद्रित रहता है करता है। यह समाजशास्त्र और खेल के बीच संबंधों से संबंधित अध्ययन का एक क्षेत्र होता है। खेल का समाजशास्त्र और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं, पैटर्न और संगठन या खेल से जुड़े समूह भी हैं। अध्ययन के इस क्षेत्र में व्यक्तिगत लोगों और समाज पर धार्मिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से खेल के सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा की गई है। खेल का समाजशास्त्र एक समाजशास्त्री की नज़र से खेल टीमों और उनके खिलाड़ियों के कार्यों और व्यवहार को देखने का प्रयास करता है। तो खेल का समाजशास्त्र का एक अंग है। ठीक है, और एक उप अनुशासन है जो कि सामाजिक घटना के रूप में केंद्रित करता है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो 16 मार्च को हुई थी 1984 में, जिसे संक्षिप्त में साई कहा जाता है, SAI। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? साई कहा जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य रखा गया था छोटी उम्र में प्रतिभा की खोज करना, ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों में उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको खोजा जाए और पोषण प्रशिक्षण देकर के उनको उत्कृष्ट खिलाड़ी या अच्छा खिलाड़ी बनाया जाए। ठीक है, जिनमें खिलाड़ियों को आवश्यक सुख सुविधाएं, छात्रवृत्ति ये सब प्रदान किया जाए, ताकि खिलाड़ी लोग जो है आगे बढ़े और वो देश के लिए कुछ नाम रोशन करें। 33 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेल क्या है? ओलंपिक खेलों का उद्भव, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाले, तो इनको रट लीजिएगा। ओलंपिक खेलों का उद्भव भी एथेंस से ही हुआ है। खास करके 767 ईसा पूर्व में ओलंपिया नामक स्थान पर ज्यूस नामक देवता के सम्मान में खेल कूद कार्यक्रमों के आयोजन की परंपरा एथेंस वासियों के द्वारा प्रारंभ की गई, जिन्हें बाद में ओलंपिक खेल उत्सव कहा जाने लगा। एथेंस में यह उत्सव प्रति चौथे वर्ष यानी कि 4 साल के बाद में ये ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। अगस्त के महीने में 5 दिन तक मनाया जाता है उत्सव, जिसमें यूनान के सभी भागों से खिलाड़ी, किसान, कुलीन वर्ग के पुरुष, राजनीतिज्ञ सभी लोग आते हैं
तथा समान स्तर पर खेलकूद के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। खेल उत्सव के दिनों में सभी युद्ध एवं लड़ाइयाँ बंद रहती हैं। इस खेल उत्सव में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता है। प्रारंभ में यह उत्सव बड़ी सादगी के साथ मनाया जाता था। सभी इच्छुक सहभागी व दर्शक निश्चित समय पर ओलंपिक पर्वत के पास पहुंच जाते थे और वहीं आसपास खेलों में तंबुओं में ठहरते थे। खेलकूद के कार्यक्रम साधारण मैदानों पर संपन्न हुआ करते थे और दर्शकगण पहाड़ी ढालों पर खड़े रह करके कार्यक्रमों को देखा करते थे, एंजॉय करते थे। प्रारंभ में जब शुरू शुरू हुआ था तो खेलकूद संबंधित गतिविधियों की संख्या भी बहुत कम थी। बाद में धीरे धीरे खेलों की संख्या और खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है और आज लगातार बढ़ रही है। आगे देखें 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बताएं। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो ये पोषक तत्व है एक प्रकार का जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा के साथ ही साथ ये शरीर को एक प्रकार से आप जो भोजन लेते हैं भोजन में कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट अब देखिए खिलाड़ी लोग जो जूस वगैरह पीते हैं तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट के ही अंग हैं। कार्बोज की संरचना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनती है और उसी अनुपात में मिलती है जैसे H2O एक प्रकार से पानी में H2O होता है। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए मतलब कार्बन मैं बताऊं तो कैसा अनुपात होता है C6H12O6। ठीक है, यानी अगर कार्बन की अगर बात करें एक होगा C1H2NON CnH2nOn ये होता है इसका सूत्र। कार्बोहाइड्रेट में आप देखते हैं ये ग्लूकोज है तो इसमें अगर C की मात्रा 1 होगी तो H की मात्रा 2 होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि यहाँ पर सीधे जैसे पानी में यहाँ पर बताएगा कि भाई O की मात्रा 1 है और लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन एक तत्व है ऑक्सीजन का और पानी में हाइड्रोजन के 2 तत्व हैं। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन के 2 तत्व होते हैं, यहाँ पर कार्बन के 1 तत्व होते हैं और ऑक्सीजन के 1 तत्व होते हैं और इस प्रकार से मिलकर के बनता है कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज। ठीक है, सभी प्रकार की शक्कर स्टार्च में यही जो है हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा यही अनुपात में रहती है 1:2:1 के अनुपात में ये मिले रहते हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। कार्बोज मुख्यतः हमें चावल में मिलता है, गेहूं में, बाजरे में, मकई में, जौ में, आलू में, शर्करा में, सलजम में, शकरकंद में, कंदमूल, खजूर, गुड़, किशमिश, गन्ना, केला, तमाम प्रकार के फलों में जैसे अंजीर, खुमानी, तमाम प्रकार के जो मीठे फल होते हैं उन सभी में। इसके अलावा जो मधुमक्खी की शहद होती है उसमें भरपूर मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जल, जल एक पोषक तत्व होता है और जल की अगर बात की जाए जल क्षिति पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है शरीर। ठीक है, जिसमें जल एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि जल ही जीवन है और जल से ही मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, जल के कई कार्य हैं, जल एक पोषक तत्व भी होता है। ठीक है, देखिए 6 पोषक तत्व हैं जिनमें सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की जो टूट फूट होती है कोशिका और ऊतक की मरम्मत करता है। ठीक है, और इसके बाद में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है आपका वसा यानी फैट, जैसे घी, मक्खन, जो तैलीय पदार्थ होते हैं वो होते हैं, तो ये भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर की मोटापा को बढ़ाते हैं। ठीक है, चौथा जो होता है आपका वो होता है विटामिन। विटामिन जो होते हैं वो शरीर से मतलब शरीर में जो रोग होते हैं वो रोगों को मार भगाते हैं, यानी रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं विटामिन। इसके अलावा खनिज लवण पांचवा होता है, ये भी रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसे आयोडीन जो है उसकी अगर कमी हो जाती है आपके शरीर में तो आपके घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे तत्वों की कमी, आयरन हो गया, इन सभी कमी से अलग अलग टाइप के रोग होते हैं। ठीक है, आयरन की कमी से आपका रक्त अल्पता हो जाती है, एनीमिया जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, छठा तत्व होता है आपका जल। तो इस प्रकार से ये 6 पोषक तत्व हैं जो कि शरीर में उचित मात्रा में होनी चाहिए। तो जल का क्या कार्य है? पहला कार्य है शरीर के तापमान को बनाए रखता है जल, पहला काम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा। दूसरा कार्य है या भोजन पचाने में सहायता करता है जल, क्योंकि ये सभी पाचक जल जो होते रस जलीय होते हैं। पानी में सब कुछ घोलने की शक्ति होती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है पानी को, पानी में सब कुछ घुल मिल जाता है, ये बात आप भी जानते होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा
शरीर से जहरीले पदार्थ व व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालने में भी जल सहायता करता है। चौथा कार्य होता है, जल जो होता है शरीर में रक्त, प्लाज्मा जैसे द्रव्यों के लिए आधार प्रदान करता है। इसके अलावा यह रक्त संचरण में सहायता देता है और रक्त को गाढ़ा होने से बचाता है, जो अपना जल होता है। इसके अलावा शरीर को खनिज लवण प्रदान करता है जल। शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के लिए जल की आवश्यकता बहुत होती है, तो शरीर में जल की बहुत सारी आवश्यकता है। ठीक है, ये बात ध्यान, इसीलिए तो कहा गया जलम जीवनम, जल ही जीवन है। अगला आपका है पोषक तत्व विटामिन। विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन जो होता है जीवन प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। ये शरीर के विकास और वृद्धि के साथ साथ उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करते हैं। आहार में ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, विटल ऑफ लाइफ ये होते हैं। अभी तक 13 विटामिनों का पता लग चुका है, लेकिन 6 विटामिन ऐसे हैं जो हमारे आहार का हिस्सा हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में निभाते हैं। यानी कि एक साथ जो है शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये एक विटामिन होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी ये दूसरे वर्ग में आते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और ये मतलब ई और के हैं। इसको इस ट्रिक से याद रखें, जैसे कीड़ा जो होता है, कीड़ा जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, तो कीड़ा किस में घुलेगा? वसा में। वसा मतलब से तैलीय पदार्थों में घुल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे देखें आप, अब जो बाकी विटामिन बच रहे हैं आपके वो जल में घुलनशील होंगे। कीड़ा जो है वो केवल और केवल वसा में घुलनशील है। अब कीड़ा देखेंगे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। देखें डी, के, ई और ए 4 दिया है, बाकी जितने विटामिन आपके बचेंगे वो सब जल में घुलनशील होंगे। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग होता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बहुत पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये सब विटामिन जो होते हैं, अगर इनकी मात्रा शरीर में ठीक ठाक रहती है तो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं विटामिन। 37 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा आसन, गुड जो है पोस्चर क्या है बताएं। शरीर को किसी विशेष स्थिति में साधने को आसन कहा जाता है और अच्छा आसन एक ऐसा साधन होता है जिसमें अंग आराम की स्थिति में होता है और वे पूर्ण रूप से तनाव रहित होते हैं। उस स्थिति में जो व्यक्ति आसन पर होता है तनाव मुक्त होता है और सभी अंग उसकी विश्राम अवस्था में होते हैं। अतः अच्छा और उचित आसन उस आसन को कहते हैं जिसमें शरीर के समस्त अंग अपना कार्य अच्छी तरीके से कर सके। इसकी परिभाषा दी डॉक्टर मैथिनी महोदय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम आसन वह आसन होता है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव, अधिक से अधिक आराम की स्थिति में संतुलित रह सके। मतलब उन अंगों पर दबाव कम लग सके और कम से कम दबाव लगे और अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक आराम की स्थिति या विश्राम की स्थिति में हो। उस अवस्था को या उस आसन को हम लोग अच्छा आसन या उत्तम आसन कहते हैं। मुद्रा आसन, ठीक है, मुद्रा आसन केवल एक शारीरिक दशा नहीं है, आपको बता दूं, एक शारीरिक दशा नहीं है, यह मना स्थिति तथा भावों को भी परिलक्षित करती है। यह केवल शरीर की पुष्टि को ही नहीं बल्कि मन की स्थिति, जो मन की अभिवृत्तियां होती हैं उनको भी व्यक्त करती हैं। जो आसन होता है, आसन को ही मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अतः शारीरिक पुष्टि के लिए अच्छा आसन बहुत आवश्यक व महत्वपूर्ण माना जाता है। शरीर की पुष्टि के कई सारे आधारभूत घटक हैं, जैसे पेशियों की मजबूती, तो ये आसन से मिलती है। सहनशीलता, श्वसन परिसंचरण की सहनशीलता, गलत आसन या शारीरिक मुद्रा शारीरिक पुष्टि को कम कर देती है, इसीलिए अच्छे आसन की जरूरत पड़ती है हमको। तो गलत आसन जो होता है, शारीरिक मुद्रा या शारीरिक आसन या गलत आसन या शारीरिक मुद्रा शारीरिक पुष्टि को कम कर देती है। अतः उत्तम मुद्रा या उत्तम आसन जो होता है, अच्छा आसन, हमारी शारीरिक पुष्टि उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। तो इस प्रकार से हमको अच्छे आसन की तरफ ज़्यादा लालायित रहना चाहिए और अच्छे आसन की खोज करके उसी आसन में हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये होते हैं आसन के प्रकार जो कि मैंने आपको बताए। आगे आपको आपके लिए मॉडल पेपर में दूंगा, मॉडल पेपर में और तमाम प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने महासंग्राम वीडियो को देखा। मैंने बहुत ही कम समय में, लगभग 1 ही घंटे के माध्यम से, 1 ही घंटे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को समझा दिया, बहुत ऐसी चीज़ों को बता दिया जो शायद आपको नहीं पता थी, बहुत ऐसी चीज़ों को मैंने बताया जो आपको पता थी।
तो अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मैं देता रहूँगा। हर एक सब्जेक्ट का महासंग्राम वीडियो आपकी परीक्षा तक आता रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलेगी, ठीक है? और एक बात और, सबसे पहली बात, अगर आपको हिंदी का कोर्स लेना है या आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, और पीडीएफ नोट्स भी आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको एक प्रकार से व्हाट्सएप पे एसएमएस करना होगा और आपका पेपर हो जाए तो पेपर हमारे पास व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर है 9161 93 60 62। तो सबसे पहली बात ये आप व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको हिंदी का कोर्स लेना है तो हिंदी का कोर्स लेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपका हिंदी सब्जेक्ट है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता है। तो आप अगर कोर्स लेते हो, मतलब आप व्हाट्सएप ज्वाइन करते हो हमारा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। उसके लिए चार्ज रखा गया है, 100 रुपये चार्ज है, जो कि हिंदी की कोर्स के लिए रखा गया था। तो हिंदी का कोर्स भी उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको जो पीडीएफ, जैसे ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास मात्र 100 रुपये आपको सेंड करने होंगे और इसके अलावा शारीरिक शिक्षा का ही पीडीएफ नहीं, बल्कि वहाँ पर हिंदी साहित्य के तमाम सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, हस्तलिखित पीडीएफ भी मिलेंगे और इसके अलावा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स के पीडीएफ मिलेंगे, सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, होम साइंस के, सभी के पीडीएफ आपको मिलेंगे। तो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी का कोर्स उसमें आपको मिलेगा। हिंदी कोर्स के अलावा सभी कोर्स उसमें बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो एक प्रकार से अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो अगले आप लगभग और लगभग 3 सालों में, जो आपका अगला 3 साल है, उसमें आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट में रहेंगे और सारी समस्याओं का निदान आपका मिलता रहेगा। तो अभी एसएमएस करें अगर आपको ग्रुप से ज्वाइन होना है। आप लिखेंगे सर जी हम जो है ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, मात्र और मात्र 100 रुपये में आप हमसे जो है डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ नोट्स वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी, कब क्या होने वाला, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ पर आपको ग्रुप में और अच्छे तरीके से होगी। वहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी लेनी है तो आप आसानी से एसएमएस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास का सीधा सा मतलब होता है कि संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना, ठीक है। तो आज हमने फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए प्रस्तुत किया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।